नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। चुनाव से पहले केंद्र ने दिया बिहार को बड़ा तोहफा, 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान। नीतीश ने बताया जनता का हक। विशेष पैकेज को राहुल गांधी ने बताया चुनावी स्टंट। कहा वन रैंक वन पेंशन के लिए पैसे नहीं, बिहार पर उठाए लाखों करोड़। राजधानी में बिजली कंपनियों के घोटाले पर गरमाई राजनीति। दिल्ली सरकार ने किया जांच का ऐलान। कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप। एनआईए ने जारी किए लश्कर के 2 संदिग्ध आतंकियों के स्केच। सुराग देने वालों को मिलेगा 5 लाख का इनाम। नवीद से पूछताछ में हुआ खुलासा। और रानिल विक्रमसिंघे दोबारा बनेंगे श्रीलंका के प्रधानमंत्री। संसदीय चुनाव में दी पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे को करारी शिकस्त। भारत के साथ संबंधों में और मजबूती की उम्मीद। और आइए देखते हैं पहली खबर। आखिरकार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को केंद्र से विशेष पैकेज का तोहफा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री आरा में कई सरकारी योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की और इसके साथ सहरसा में परिवर्तन रैली में उन्होंने बीजेपी के प्रचार अभियान को तेज करने का प्रयास किया। 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। आरा की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों से साफ हो गया था कि बिहार को केंद्र की ओर से बड़ी चुनावी सौगात मिल रही है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। उन्होंने इस पैकेज को बिहार की किस्मत बदलने वाला करार दिया। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि 40,000 करोड़ की योजनाएं पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं। दोनों को जोड़ने से ये राशि 1,65,000 करोड़ हो जाती है। दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का। आरा में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर भी तंज कसे। आरा के बाद नरेंद्र मोदी ने सहरसा में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। 34% गंभीर प्रकार के गुनाह के अंदर इजाफा हो गया। मुझे बताइए, ये जंगल राज के आसार शुरू हुए हैं कि नहीं हुए हैं? नीतीश लंबे वक्त से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार से किए वादों से पलटने का आरोप भी लगाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 50,000 करोड़ के पैकेज देने का वादा किया था। जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के इस बड़े पैकेज को चुनावी सियासत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्पेशल पैकेज के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां इसे दान की बजाय बिहार की जनता का हक बताया, तो वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का वादा भी पूरा करने की मांग की। कांग्रेस और वाम दलों ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को महज चुनावी स्टंट करार दिया। आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए भारी भरकम 1,25,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का किया। बीजेपी इसे भले ही बड़ा चुनावी दांव मान रही हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे जनता का हक बताया है। जेडीयू ने इस पैकेज के लागू होने पर भी संदेह जताया है। आप अगर ये मानते हैं कि बीमारू होने पर ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो बताइए, अब तक जितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हुआ वो क्या बीमारू राज्य के श्रेणी में आए थे? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री को बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का वादा भी निभाना चाहिए। उधर कांग्रेस और वाम दलों ने भी 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को महज चुनावी स्टंट करार दिया है। सीपीएम ने भी इस पैकेज का फायदा जनता तक पहुंचने पर संदेह जताया है। आज आर्मी के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कह रहे भैया हमें झूठ बोल दिया, 8,000 करोड़ रुपए की बात है, हमें नहीं मिला।
एक तरफ कहते हैं आर्मी वालों से कहते हैं भैया पैसा नहीं है, दूसरी तरफ बिहार में लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। This government, this Prime Minister is using all the central assistance programs, etc. announced as though it is a great charity that his government is doing for the states. Now that has been the general attitude so far, and that is once again in display here. इससे पहले पूर्व की यूपीए सरकार ने साल 2013 में बिहार के लिए 12,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के बिहार दौरे और वहां पर भाषण और बिहार को दिए स्पेशल पैकेज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा साहब। आर.के. सिन्हा साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो आज प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया विशेष पैकेज का, जनता तो वहां पर रैली में खुश दिख रही थी, लेकिन बिहार में जो सरकार है और जो एक बड़ा गठबंधन है वो आप लोगों से बहुत नाराज है कि जब मांगा तब दिया नहीं, अब चुनाव के वक्त आप लोग ऐलान कर रहे हैं। ये तो उनकी बौखलाहट है। बिहार का भला हो रहा है और वो बिहार का भला चाहते नहीं हैं। बिहार में विकास हो ये उनकी मंशा नहीं है। वो बिहार को जाति में, धर्म में, वर्गों में, अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में, महादलितों में बांट कर रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट तो वाजिब है। उन्होंने कहा कि कई बार जब पत्र लिखे गए और खुद मुख्यमंत्री इस मांग को उठाते रहे हैं तब सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, और अब चुनाव के वक्त जब लग रहा है कि बिहार में बीजेपी लड़ाई में पिछड़ती दिख रही है तो विशेष पैकेज का सहारा लिया जा रहा है। क्या जवाब होगा? पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि बिहार में बीजेपी फिसलती नहीं दिख रही है। बिहार में बीजेपी की सरकार 100% बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, इसलिए ये बौखलाहट है। ये जब पैकेज की बात करते हैं तो इनको अपने गिरेबान में जाग कर देखना चाहिए कि 2013 में जब सोनिया जी की सरकार ने इनको 12,000 करोड़ की पैकेज दिया था, उसमें से 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा एक खर्च ही नहीं कर पाए। उस पर आखिर ऐसा कौन सा पैकेज ये चाहते हैं? और विशेष राज्य का दर्जा देने से इनको क्या मिल जाएगा? सिन्हा साहब, उस पर एक सफाई भी आई है, एक बयान है जेडीयू के नेताओं का और राज्य सरकार की ओर से कि जो काम नहीं हो पाया वो एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां थी जिन्होंने काम पूरा नहीं किया, इसलिए वो बजट पूरा खर्च नहीं हो सका। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। केंद्रीय एजेंसियां अभी काम कर रही हैं और उसके काम में रोड़ा अटकाया जा रहा है। हमने पूसा कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए आते के साथ तय किया, आज तक उसमें रोड़ा अटकाया जा रहा है। गंगा के पुल को अप्रोच रोड नहीं बनने देकर दीघा पे गंगा पुल को रोका जा रहा है। हम तो काम करना चाहते हैं, ये विकास का काम होने नहीं देना चाह रहे हैं। हमने 1.25 लाख का जो पैकेज दिया है, इस 1.25 लाख के पैकेज से पूरे बिहार का विकास होगा जी। देश में संसाधन बढ़ेंगे। जब तक हमारे पास सड़क नहीं हो, बिजली नहीं हो, पानी नहीं हो, कृषि नहीं हो, मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं हो, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम बिहार पीछे चला जा रहा है। जी, बीमारू राज नीतीश जी बहुत बोलते हैं, जरा मैं उनको बताना चाहता हूँ। ये बीमारू राज्य हमने नहीं कहा, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 30 साल पहले बिहार को बीमारू राज्य कहा था। उस समय नीतीश जी कहाँ थे? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को उन्होंने कहा था कि ये 4 राज्य बीमारू राज्य हैं और इन्हीं के वजह से देश का विकास रुका हुआ है। सिन्हा साहब, लेकिन ये इतिहास को जानते नहीं है और बिना मतलब की दलील लेते हैं। जी सिन्हा साहब, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन जो इस विशेष पैकेज के साथ कई और राज्य अब मांग उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के आरा में चुनावी रैली को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बिहार के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू सांसद केसी त्यागी मौजूद हैं। केसी त्यागी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है, बिहार के लिए खुशी की बात है, लेकिन मैं बयानों को देख रहा था त्यागी जी, आपके और आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं के खासे नाराज दिख रहे हैं। पैकेज के बाद ये नाराजगी क्यों? कविंद्र जी, जब हम एनडीए में थे और भाजपा भी हमारे साथ थी, तब एनडीए ने और संपूर्ण विपक्ष ने मिलकर के यूपीए की सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी, जिसमें सुशील मोदी जी भी शामिल थे। 1.5 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिया था। और आपकी भी मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, विशेष राज्य के दर्जे में और विशेष राहत पैकेज में क्या फ़र्क है। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद हमें केंद्र से फिर किसी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद केंद्रीय सहायता का सिर्फ 10% ही हमको देना होगा। विशेष पैकेज मिलने के बाद हमें 25% देना होगा। इसलिए इससे जो पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, जिसकी प्रधानमंत्री ने राहत की खुद घोषणा की थी, बिहार, झारखंड, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, ये पूर्वी भारत को मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा। नंबर 1 तो खाली बिहार को क्यों दे रहे, चूंकि बिहार में चुनाव हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं इंदिरा जी को संबोधित करते हुए कहा था कि चुनाव के मौके पर किए जा रहे शिलान्यास और घोषणाएं राजनीतिक रिश्वत जैसी होती हैं। तो प्रधानमंत्री जिस अंदाज में ये सारी चीज़ों की घोषणा कर रहे थे, वो भी अपमानजनक है। जिन राशि को वो देने की घोषणा कर रहे थे, वो राज्यों के रेवेन्यू कलेक्शन का नतीजा है, जो प्लानिंग कमीशन के जरिए राज्यों को दी जाती है। ये भिक्षा नहीं है। हम बौद्ध भिक्षुक नहीं है कि भिक्षा पात्र में जो आप डाल दें वही हम कबूल करें। और उनके देने का अंदाज बिहारी सब नेशनलिज्म के भी, नीतीश कुमार के लिए भी और बिहारियों के लिए भी अपमानजनक भाषा में था। जैसे वो देने वाले हैं और हम लेने वाले हैं। और जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल की है, मुझको नहीं लगता कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू तक किसी राज्य की जनता के लिए या मुख्यमंत्री के लिए इन शब्दों का चयन किया हो। लेकिन त्यागी जी, जो आज एक और बात कही गई, आप कह रहे हैं कि देने का जो तरीका है, देने की टाइमिंग है, उस पर एतराज़ है, और जो शब्दावली इस्तेमाल की गई उस पर एतराज़ है। उन्होंने एक और जिक्र किया वाजपेयी सरकार का, 10,000 करोड़ रुपए दिए थे बिहार सरकार को। उन्होंने कहा कि अब तक 1,000 करोड़ रुपए फंड पड़ा हुआ, खर्च तक नहीं किया गया। और बिहार ये कहता है कि हम विकास में आगे बढ़ गए हैं, जबकि उनकी जिस तरह की योजना है वो बीमारू राज्य होने के पूरे सबूत देती हैं। कविंद्र जी, एक तो प्रधानमंत्री जी की जो याददाश्त है या भूगोल है या ऐतिहासिक जानकारियाँ बहुत कम हैं, जिसका उल्लेख पिछली बार श्री नीतीश कुमार जी ने उनको स्मरण कराया था। एक तो वो सिकंदर बिहार आए थे, ऐसा उल्लेख कर चुके हैं अपने वक्तव्यों में। और तक्षशिला भारत का हिस्सा है, इसका भी संबोधन उन्होंने बिहार में पटना में किया था। तो एक तो वो अपनी जानकारियाँ दुरुस्त कर लें। अगर इस तरह का हुआ भी है तो उस समय तक एनडीए की सरकार थी और बीजेपी उसका हिस्सा थी। तब उन्होंने क्यों नहीं अपने मंत्रियों को इस बात के लिए कहा कि केंद्रीय सहायता का पूरा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और ये भी हम चेक करके बताएंगे शाम तक कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य सही है या किसी गलत जानकारी पर आधारित है। चलिए त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर अपनी राय, अपनी पार्टी की राय हमारे सामने रखने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक यूएई दौरा, आतंकवाद के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। आतंक के सफाई में यूएई देगा भारत का साथ, पूंजी निवेश को भी मिलेगी नई रफ्तार। देखिए देश देशांतर, आतंक के खिलाफ समझौता,
आज रात 8:30 बजे। वाम दलों ने बिहार में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि ये दल कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस पर अभी फैसला होना बाकी है। वाम दलों के मुताबिक उनकी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, लेकिन सत्ताधारी दलों की नाकामी को भी चुनाव में मुद्दा बनाया जाएगा। इस बार बिहार में सीपीआई और सीपीआईएम के अलावा सीपीआईएमएल भी वाम मोर्चे में शामिल होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में। For not implementing Gangotpadhyaya committee report on land reforms. We are consistently fighting on these issues against this government also. We want to defeat communalism and casteism. राहुल गांधी आज 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अलग अलग गांवों में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और वहां की समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल के अलावा व्यापम और ललित गेट मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मॉनसून सत्र के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार मंगलवार को 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। केंद्र पर जोरदार हमला करते हुए उन्होंने सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। यही नहीं, भूमि अधिग्रहण से लेकर ललित गेट मामले में भी कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अपने बिल को तो हम पार्लियामेंट में बदलने नहीं देंगे। मोदी जी ने कहा ये 40-45 है लोकसभा में, ये क्या कर सकते हैं। हमने वहां पे हम लड़ गए और आपकी जो जमीन है उसको हमने बचा दिया। मतलब जो उन्होंने पहले कहा था वो उन्होंने अब पीछे हट गए। हिंदुस्तान में राहुल गांधी ने अमेठी वासियों को मॉनसून सत्र का पूरा हाल बयां किया और केंद्र सरकार को गतिरोध का जिम्मेदार ठहराया। राहुल की यात्रा को बीजेपी के पोल खोल अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी कांग्रेसी सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में अपने नेताओं को भेजकर ये बताना चाहती है कि मॉनसून सत्र में कांग्रेस की वजह से कोई कामकाज नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन की मांग पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने आज मुलाकात की। नृपेंद्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों से कहा है कि इस 10 दिन तक अपने अनशन को स्थगित रखें ताकि इस बारे में कोई फैसला लिया जा सके। हालांकि पूर्व सैनिकों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला नहीं लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों में से 3 आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस मसले पर तीनों सेनाओं के 10 पूर्व प्रमुखों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के साथ हुए खराब बर्ताव से आहत हैं। इधर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों के साथ किए व्यवहार के लिए माफी मांगी है। हमें जब तक कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगी तब तक हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। पर हाँ, इतना हमने बोला है कि हम इसका अपग्रेडेशन या एस्केलेशन नहीं करेंगे 10 दिन के लिए, और 10 दिन का विंडो जो चाहिए था वो मिल गया है। उस आगे 10 दिन के बाद जब रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जो डिसाइड करेंगे उसके आगे बातचीत बढ़ेगी। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के घाटे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के खुलासे के बाद सियासत गर्मा गई है। दिल्ली सरकार ने मामले की जांच कराने की बात कही है, तो इस मसले को लेकर सभी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। एक अंग्रेजी अखबार ने डिस्कॉम पर सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि राजधानी में और सस्ती बिजली की संभावनाएं हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मसले पर कानूनी राय लेकर जांच कराई जाएगी। इन चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि इसको हम वकीलों से बात करेंगे, जांच कराई जाएगी कि अगर ऐसा है तो जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो करी जाएगी। वहीं इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इसका पार्टनर जो है वो दिल्ली सरकार है, तो उनके रहते हुए पैसा भी आप उनको दे रहे हो और गालियां भी आप उनको दे रहे हो, भ्रष्टाचार की बात भी कर रहे हो, तो कहीं ना कोई गड़बड़ इसमें निश्चित रूप से जरूर। ये कब तक कांग्रेस पे बात डालने की बात चालू रखेंगे? अब अगर मान लीजिए कांग्रेस ने भी गलती करी है तो कार्रवाई करिए ना, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ करनी हो, चाहे वो बिजली कंपनियों के खिलाफ करनी हो। आप जो वायदा करके आए थे अब उसको निभाइए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहते थे कि बिजली की कंपनियों का ऑडिट कराया जा सके, बिजली का ऑडिट हो पाए, क्योंकि इन कंपनियों के मालिक टाटा और अंबानी जैसे बड़े साहूकार हैं। ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक 3 बिजली सप्लाई कंपनियों ने सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर घाटे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इसमें महंगी बिजली खरीदना,
ज्यादा लागत दिखाना और बिना टेंडर निकाले ही दूसरी कंपनियों के साथ सौदा करना शामिल हैं। रिपोर्ट में बिजली मीटरों में गड़बड़ी की बात भी कही गई है। जानकारों के मुताबिक सरकार के संरक्षण के बिना इतनी बड़ी हेराफेरी नहीं कर सकती हैं। जो पेपर्स डिस्कॉम्स ने सीएजी को अपनी मर्जी से दे दिए, उनमें से इतना घोटाला निकाला है। आप सोचिए, अगर सीबीआई टाइप या इनकम टैक्स टाइप रेड इनके ऊपर, इनके दफ्तरों पे पड़ती, मालिकों के या सीईओज के घरों में से अगर वो सारे पेपर्स निकाले जाते, तो क्या कुछ सामने आता। उधर बीएसईएस का कहना है कि ये रिपोर्ट अंतिम नहीं हो सकती और सीएजी ऑडिट का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएजी से बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट की सिफारिश की थी। अनुदीवान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने 10,000 टन प्याज की आयात का फैसला किया। ये आयात वाणिज्यिक कंपनी एमएमटीसी करेगी। जल्द आयात करने के मद्देनजर एमएमटीसी टेंडर जारी करेगी। सरकार की ओर से नेफेड से 26 जुलाई को जारी किया गया अपना मौजूदा टेंडर रद्द करने को कहा गया है। दरअसल इससे पहले नेफेड ने पाकिस्तान, चीन और मिस्र जैसे देशों से प्याज की आयात के लिए टेंडर जारी किया था, लेकिन उसे आपूर्तिकर्ता नहीं मिले थे। बढ़ती मांग के बीच देश में प्याज की कीमतें इन दिनों 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं। जम्मू के उधमपुर से पकड़े गए आतंकी नवेद का आज पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। नवेद से ही पूछताछ के आधार पर एनआईए ने सीमा पार से घुसपैठ कराए 2 आतंकियों के स्केच भी जारी किए हैं। एनआईए के मुताबिक दोनों आतंकी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, जिनके नाम जरगम और मोहम्मद भाई और दूसरे अबू आकाशा जिसका नाम है। एजेंसी ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रख दिया। ये दोनों आतंकी नवेद के साथ उधमपुर हमले में शामिल थे। हिमाचल के कुल्लू में मणिकरण साहिब गुरुद्वारे पर चट्टानें गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन के बाद चट्टानों से गुरुद्वारे के रिहायशी हिस्सा ढह गया है। हादसे के समय गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और वहां पर अभी भी कुछ लोग गुरुद्वारे की इमारत के मलबे में दबे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में अगले 4 दिन भारी बारिश हो सकती है। राज्यसभा टीवी से बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के निदेशक बीपी यादव ने कहा कि विंड पैटर्न में बदलाव के चलते हिमालय के निचले इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है और इस बारे में और जानने के लिए मेरे साथ हैं आईएमडी के निदेशक श्री बीपी यादव। सर, हिमालय के जो फुटहिल्स हैं वहाँ पर बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अब किस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन है, किस तरह से विंड पैटर्न्स बन रहे हैं? मानसून ट्रफ जो एक तरह से जीवन रेखा है मानसून की, वो अगर फुटहिल्स की तरफ चला जाता है, कई बार वो नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है। तो जब मानसून ट्रफ नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है तो फुटहिल्स के राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की, मूसलाधार बारिश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भारी बारिश से कौन कौन सी नदियाँ उफान पर आ सकती हैं? ब्रह्मपुत्रा एक मेन रिवर है जहाँ पानी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। इसी के अनुसार गंगा है, कोसी है, गंडक है। ये 4-5 रिवर्स हैं जो मेन रिवर्स हैं। ट्रिब्यूटरीज और छोटे छोटे रिवर तो बहुत हैं कि यहाँ वाटर लेवल अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बढ़ने की संभावना है। इन राज्यों में कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी और साथ ही साथ क्योंकि बिहार में नेपाल का पानी भी आ जाता है तो वो भी उसका भी एक असर अलग से प्रभाव होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हालांकि उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहाँ हमने वॉच जारी किया है। धन्यवाद राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। श्रीलंका में चुनाव के आज नतीजों में यूएनएफ गठबंधन को जीत मिली है। पार्टी को 196 में से 93 सीटें मिली। दूसरे दलों के सहयोग से रानिल विक्रमसिंघे का दोबारा प्रधानमंत्री बनना तय है और इसके साथ ही श्रीलंका में शांति प्रयासों, अल्पसंख्यक तमिलों और बहुसंख्यक सिंघलियों के बीच चल रहे सुलह समझौते के वातावरण को और मजबूती मिलेगी। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ यूनाइटेड नेशनल फ्रंट को जीत मिली है। वहीं मुख्य प्रतिद्वंदी और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। 196 सीटों में से यूएनपी को 93 सीटें मिली हैं। मुख्य विपक्षी गठबंधन यूपीएफए को 83 सीटें मिली हैं। तमिल पार्टियों टीएनए और आईटीएके को 14 सीटें मिली हैं। बाकी सीटों पर
दूसरे छोटे दलों को जीत हासिल हुई है। नतीजों के बाद रानिल विक्रमसिंघे के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने में महज औपचारिकता बाकी रह गई है। जानकारों का मानना है कि इससे तमिलों और सिंघलियों के बीच सहयोग और सुलह समझौतों की कोशिशों में तेजी आएगी। Some of the processes, some of the critical institutions, in such as the judiciary, police, which some of the steps have already been taken by President Sirisena, but that will be followed by the Prime Minister, because this is also moving away from a presidential to a parliamentary democracy. So in a sense, the Prime Minister will have a greater say in how the state institutions are run. महिंदा राजपक्षे की सरकार का चीन की ओर झुकाव रहा है और भारत के मामले में उदासीनता रही है। They would like to maintain repeatedly, even in these elections, there is a talk that they would like to follow an all-in foreign policy. They would like to give importance to the China, India, neighbors, and as well as to the West, because during the Rajapaksa's time, relationship with the West has actually suffered a setback. I think right now the present government would like to revive those relations also. राष्ट्रपति सिरिसेना ने जनवरी में चुनाव जीतने के बाद जाफना में पुलिस और सेना के बैरिकेड्स हटाने के आदेश दिए थे। अब नई सरकार बनने के बाद मानवाधिकार और तमिलों को बराबरी का दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। राष्ट्रपति सिरिसेना ने खुद अपने अधिकारों में कटौती करके संविधान संशोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री को और अधिकार दिए हैं। इसलिए शक्ति संतुलन श्रीलंका में एक बड़ी चुनौती होगी और देखना यह भी होगा कि श्रीलंका के तमिलों को किस हद तक और कितनी जल्दी संघीय अधिकार मिल पाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी.के. पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का आज निधन हो गया। वो 74 साल की थी। वो पिछले कई दिनों से आईसीयू में थी। डॉक्टर्स के मुताबिक मंगलवार को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका निधन हो गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी ने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में सुबह 10:51 पर आखिरी सांस ली। वो 9 दिनों से आईसीयू में थी। 7 अगस्त को उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद आर्मी अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। शुभ्रा मुखर्जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार बुधवार को दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर होगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों और तमाम दलों के नेताओं ने शुभ्रा मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। श्रीमती शुभ्रा मुखर्जी जाने से लेकिन देश का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, समाज का भी, जब एक ऑथर, एक म्यूजिशियन, एक पेंटर चले जाते हैं। तो वे सुप्रसिद्ध लेखिका थी और बहुत अच्छी पेंटर थी। शुभ्रा मुखर्जी का जन्म बांग्लादेश के जैसोर में 17 सितंबर 1940 को हुआ था। 1957 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उनकी शादी हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं, अभिजीत, इंद्रजीत और शर्मिष्ठा मुखर्जी। शुभ्रा मुखर्जी राजनीति से दूर रहीं। संगीत, लेखन और चित्रकारी जैसी कलाओं में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। तो खबरों के आज के सफर बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के अवरोध के बाद आज लगातार दूसरे दिन भी कोई काम नहीं हो सका। कांग्रेसी नेताओं ने कल उनके कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार की जमकर आलोचना की और इनकी न्यायिक जांच कराने की मांग की। सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और एल.एस. जनोटी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इन दोनों पर महाराष्ट्र के बांडेर ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं का आरोप है। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे एफटीआई के छात्रों ने सोमवार रात को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रशांत पाथराबी को कैंपस के भीतर बंधक बना लिया। छात्रों ने एफटीआई के मैनेजमेंट के खिलाफ नारे लगाए और मानव श्रृंखला बनाकर आदेश वापस लेने की मांग की। चौहान को हटाने की मांग को लेकर ये छात्र करीब 68 दिनों से हड़ताल पर हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार 10वें दिन भी संघर्ष विराम उल्लंघन जारी रहा। पाकिस्तानी सेना ने सोमवार देर रात जम्मू कश्मीर में पुंछ और राजौरी में बमबारी की। भारत की तरफ से भी पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब दिया गया। इंडोनेशिया में बचाव दल ने दुर्घटनाग्रस्त विमान को खोज निकाला है। विमान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। घटनास्थल से सभी 54 यात्रियों के शव बरामद किए गए। ये विमान रविवार को इंडोनेशिया के पापुआ इलाके में लापता हुआ था। बांग्लादेश पुलिस ने मंगलवार को ब्लॉगर हत्या मामले में 3 संदिग्ध इस्लामी आतंकियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार इसमें नास्तिक ब्लॉगरों की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता भी है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। मंगलवार को सेंसेक्स 47 अंक गिरकर 27,831 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंकों की गिरावट के साथ 8,466 अंकों पर बंद हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित गीतकार गुलजार आज 81 वर्ष के हो गए। लिविंग लेजेंड गुलजार ने कई सुपरहिट गाने लिखे हैं। उनके लिखे गाने जय हो को ऑस्कर अवार्ड मिला था। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के प्रेरणादायी संदेश अब ऑनलाइन कॉमिक पोर्टल में पढ़े जा सकेंगे। ऑनलाइन पोर्टल जेन पेंसिल ने मिसाइल मैन की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के उद्धरण को एनिमेट किया है।